हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। आज का ये जो सेशन जो होने वाला है वो है कि किस प्रकार बायो में 360 में से 360 लाए जा सकते हैं। पिछले कई सालों से बच्चे लेकर आ रहे हैं हिंदी मीडियम में, पिछले साल भी लेकर आए थे, इस साल भी लेकर आएंगे 360 में से 360। अब जानते हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, मेजर मेजर चीज़ें हैं जो हेल्प करेंगी आपको 360 में से 360 लाने के लिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है, बायो जो है वैसे ही एक इंटरेस्टिंग हम बोलेंगे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आप सभी के लिए, है ना। बहुत इंटरेस्ट आता है कंपैरेटिव टू फिजिक्स केमिस्ट्री, कईयों को, ज्यादातर को, ऐसा नहीं है सभी को, कईयों को फिजिक्स ज्यादा अच्छी लगती है, कईयों को केमिस्ट्री। लेकिन अगर एवरेज अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम बच्चों को बायो जो है कंपैरेटिवली फिजिक्स और केमिस्ट्री से ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। और 50% वेटेज भी है, आप जानते हैं इस चीज का। तो किस प्रकार हम बायो में मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं, कुछ मेजर मेजर पॉइंट्स हैं जो मैं लेकर आया हूं आपके लिए। ठीक है, इनको आप ध्यान रखिएगा अगर आप पूरे एक साल का रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि किस प्रकार प्रिपरेशन करनी है बायो में। तो सबसे पहली चीज जो है वो है, क्या एनसीईआरटी को इतना घोट कर पियो, इतना 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 ज्यादा उसका रिवीजन करो कि जब तक आपकी एनसीईआरटी जो है वो खराब ना हो जाए। यूं मान के चल लीजिए, इतनी बार एनसीईआरटी को पढ़ो, क्योंकि बार बार पढ़नी पड़ेगी। ये मत सोचना कि एक ही बार पढ़ लेंगे और हो जाएगा काम। कई बार पढ़नी पड़ेगी, कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करते हुए, आपको लगेगा अरे एनसीईआरटी में क्या ये एनसीईआरटी बेस्ड है या नहीं है। आप एनसीईआरटी उठाकर देखेंगे, आपको मिलेगी और आपको लगेगा ये तो मेरे को आता ही नहीं था, यानी एनसीईआरटी अभी पूरी तरीके से मेरी कंप्लीट नहीं हुई है। तो इसीलिए आपको एनसीईआरटी को इतनी बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा कि जब तक उस पर धब्बे ना पड़ जाएं, जब तक वो फट ना जाए, इतनी बार आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। और लास्ट में हालत ये हो जाएगी कि आपको अपने फोन में एनसीईआरटी डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी को आप जानते ही हैं, पिछले कई सालों से, मतलब पिछले 4-5 सालों से आपका टोटल पेपर जो है वो किस में से आ रहा है? एनसीईआरटी में से ही आ रहा है, बायो का, है ना। 100% क्वेश्चंस जो हैं आपके एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। तो आपको एनसीईआरटी को मतलब छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, डन। दूसरा, जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने बैठे, ठीक है, अब कई बच्चे ये भी पूछते हैं सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अलग से बुकलेट लें या कुछ ऐसा करें। मैं सब आपको दूंगा और वैसे भी ऑलरेडी दे रखे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप मार्क करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब भी आप करें, तो उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ट्राई करिए अपनी एनसीईआरटी में ही, जहां पर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी में जिस टॉपिक से रिलेटेड है वहीं पर लिख लो। कि सपोज मैंने एक चैप्टर उठा लिया और उस चैप्टर का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करा और देखा, पता लगा रही तो एनसीईआरटी में से ही है, उसको साइड में लिख ले, साइड में अंडरलाइन करके कर दे, पीवाईक्यू इस ईयर में आया है, ताकि वो दिमाग में बैठे कि हां ये जब मैं अगली बार एनसीईआरटी पढ़ूंगा तो इस पर मेरे को ज्यादा एम्फेसाइज करना है। ठीक है, तो पीवाईक्यूज जो होंगे आपके, उनको आप एनसीईआरटी में ही अंडरलाइन कर लेंगे कि ये वाली लाइन से ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, टेस्ट मेरे भाई बहुत बार देने हैं आपने। ठीक है, ये मान के चल लीजिएगा कि लगभग एक महीने में मतलब अभी तो स्टार्टिंग में आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना, मिड टाइम से यू मान के चल लीजिएगा 2 से 3 महीने के बाद में टेस्ट की नंबर ऑफ टेस्ट जो है ये आपको बढ़ाने पड़ेंगे। जितने ज्यादा आप टेस्ट देंगे, जितने ज्यादा आप वेराइटीज के क्वेश्चंस करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका, मतलब यू मान के चल लीजिएगा आपकी इंटेलिजेंसी पावर जो है या आपकी कंसेप्ट जो है वो ज्यादा इंक्रीज होने लग जाएंगे। ठीक है, तो टेस्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा देने हैं। जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतना ही बेटर आपके लिए होगा। ठीक है, सो एनसीईआरटी ढंग से कई बार रिवाइज करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप करें तो उसको एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लेना है। टेस्ट ज्यादा से ज्यादा आपने देने हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करें ना, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करें, वो क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करें तो कई बार बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि सपोज आपके पास किसी भी कहीं के भी अगर आपके पास में मॉड्यूल है, कोई बुक आपने खरीद रखी है, उसके क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करें तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा 51 क्वेश्चन, अभी आंसर टिक नहीं किया, उससे पहले जहां पर उसकी आंसर की है उसमें पलट के देखते हैं, अच्छा इसका आंसर ये, मैं यही तो सोच रहा था या मैं यही तो सोच रही थी, है ना। ये सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक होती है। यानी ये तो आप चीटिंग कर रहे हैं, ये तो खुद आप अपने आप से चीटिंग कर रहे हैं। मैं ऐसा सोच रहा था, हो सकता है इन दोनों में से कोई एक हो, आंसर देखा फिर लगा दिया, ऐसा कभी भी मत करना। आप ट्राई करिए, क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करने बैठे तो आप ओएमआर ले लीजिए,
या OMR भी नहीं है आपके पास, एक ब्लैंक पेज लीजिए, एक रफ कॉपी लीजिए, वहां पर क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबर का ये आंसर है। नहीं आता छोड़ दो, है ना, आता है करो, और फिर जब कंप्लीट कर लो, कंप्लीट करने के बाद फिर आंसर की से मैच करो। ये नहीं इसका ये है, पलटा आंसर, देखा अच्छा ये नहीं है, चलो ये है, मैं यही तो सोच रहा था, ये नहीं करना है, ये आप चीटिंग करेंगे अपने साथ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, आंसर की नहीं खोलनी है, पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद में लास्ट में चेक करना है आपने आंसर की में से। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और वो ये है कि कई बार जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो कुछ कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे आपको, कुछ कुछ फ्लो चार्ट्स बनाने पड़ेंगे आपको, कुछ कुछ ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी आपको। ये सारी की सारी चीजें आपको अपनी एनसीईआरटी में ही करनी है। जैसे सपोज एक सिंपल सी चीज है, आपको पता है ना कि एक किडनी में कितनी नेफ्रॉन्स होती हैं, पता है ना। क्वेश्चन अगर मान लो इस तरीके से आ गया, बताओ मानव के अंदर, ह्यूमंस की किडनी में कितनी नेफ्रॉन्स होती हैं। एक नहीं पूछा, सिर्फ ये लिखा ह्यूमन किडनी में कितनी नेफ्रॉन्स होती हैं। अब हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ईच किडनी, एक किडनी में इतनी नेफ्रॉन्स हैं, बोथ नहीं लिखा हुआ ना। तो आपको अगर एक किडनी की दे रखी है तो वहीं पर दूसरी किडनी की भी नेफ्रॉन्स लिख दीजिए, डन। उसी प्रकार जैसे एक टेस्टिस में इतनी हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं या इतनी हमारी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, तो दोनों की लिख दीजिए। ये क्या कहलाएंगे, आपके कीवर्ड्स कहलाएंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो आपने वहीं पर अपने छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखते जाइए। ये बहुत हेल्प करते हैं लास्ट में। यानी आपने एक चैप्टर को आपने 2 पन्ने में उतार दिया कीवर्ड्स में, तो आपके वो कीवर्ड्स बार बार जब आप देखते रहेंगे, वो कीवर्ड्स जो होंगे, मुख्य बिंदु जो होंगे, मेन वर्ड जब आप उनको देखेंगे, आपको वो पूरा का पूरा पैराग्राफ जो होगा वो रिकॉल होता रहेगा। तो कीवर्ड्स जो हैं उनको आपने अंडरलाइन करना है या शॉर्ट नोट्स में लिखना है। फ्लो चार्ट जरूर बनाना है। अब जैसे एनसीईआरटी में फ्लो चार्ट की अगर मैं बात करूं, आप जानते हैं कई सारे चैप्टर में डायरेक्ट थ्योरी लिखी हुई है, फ्लो चार्ट नहीं बना हुआ है। जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप जानते हैं, है ना, शुक्र जनक नलिका से निकलकर, यानी सेमिनिफेरस, हिंदी इंग्लिश अगर जानते तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलकर कहां जाती है, वासा एफरेंशिया से फिर एपिडिडाइमिस से फिर कहां जाती है, वास डिफरेंस में जाती है ना। फिर वहां से आगे चलकर सेमिनल वेसाइकल की जो डक्ट है उसके साथ में जुड़कर क्या बनाती है, इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाती है, फिर किस में जाती है, यूरेथ्रा में जाती है ना। अब ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई है। इसको हिंदी में भी हम बोल सकते हैं कि शुक्र जनक नलिकाएं जो होती हैं वो आगे चलकर शुक्रवाहिका बनाती हैं, फिर अधिवृषण बनाती है, फिर शुक्रवाहक बनाती हैं, फिर शुक्राशय की नलिका के साथ में मिलकर कंबाइंड डक्ट बनाती हैं, फिर मूत्र मार्ग में खुलती हैं। तो ये सारी जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, है ना, डायरेक्टली थ्योरी लिखी हुई है, इस थ्योरी को अपनी ही एनसीईआरटी में एक फ्लो डायग्राम के रूप में, फ्लो चार्ट के रूप में आप लिख सकते हैं, है ना, सीधा लिखते जाइए। अब यही की यही चीज आप किस में देखेंगे, आप फ्रॉग में भी देखेंगे। हालांकि फ्रॉग पर इतना बवाल हुआ था, है ना, फ्रॉग से तो क्वेश्चन ही नहीं आया हमारे नीट के एग्जाम में। लेकिन ये मत सोचना कि आएगा नहीं, भविष्य में आ सकता है ना। तो फ्रॉग के रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गए, ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस तरीके के कई सारे ऐसे फ्लो चार्ट्स होंगे जो थ्योरी में लिखे हुए हैं, बनाए हुए नहीं है। लाइक आपका oogenesis हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, शुक्राणु जनन हो गया, अंड जनन हो गया है, इनके आप फ्लो चार्ट्स बनाएंगे और उन फ्लो चार्ट को आप अपनी एनसीईआरटी में ही बनाएंगे। हाँ, शुक्राणु जनन अंड जनन का बना हुआ है फ्लो चार्ट, आप भी बना सकते हैं अपने नोट्स में, ठीक है। चलिए, ट्रिक्स ये बहुत जरूरी होती है। जैसे ये ट्रिक्स कहां पर काम में आएंगी, वो चैप्टर जिनमें एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। जैसे अगर प्लांट्स की बात करें, बॉटनी की बात करें, तो मॉर्फोलॉजी जो चैप्टर हो गया, एनाटमी जो चैप्टर हो गया, है ना, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है। स्पेसिफिकली मॉर्फोलॉजी में तो बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, कि एस्टिवेशन ये हो गया, है ना, बीजांडन्यास ये हो गया, पुष्पक्रम ये हो गया, इनके एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल बहुत सारे आपको मिलेंगे। अब वो एग्जाम्पल याद नहीं रहते। सिमिलरली एनिमल किंगडम में इस फाइलम का ये एग्जाम्पल, इस फाइलम का ये एग्जाम्पल, तो उनकी छोटी छोटी ट्रिक्स आपको, कई बार बच्चे ये भी गलती करते हैं कि दूसरे के ट्रिक अपनाते हैं और उसको लिख देते हैं। कभी भी दूसरे की ट्रिक्स यूज में मत लो। हां, अगर दूसरे की ट्रिक आपको समझ में आ रही है, आपको इंटरेस्टिंग लग रही है,
तो आप उसको यूज में ले सकते हो, नहीं तो ट्राई करो अपने ही ट्रिक्स बनाने की, खुद की ट्रिक्स बनाइए, है ना, खुद के निमोनिक्स बनाइए। और एनसीईआरटी में ये सारा का सारा काम आपने कहां करना है, अपनी एनसीईआरटी में करना है। यानी आपको एनसीईआरटी में ही सब कुछ करना है, क्योंकि पूरा पेपर बायो का एनसीईआरटी से ही आता है। और कई बच्चों को लगता है एक बार कर लेंगे सर, 2 बार कर लिया सर, मैंने 10 बार कर लिया। अरे बेटा, जिनका सिलेक्शन होता है ना जाने अनलिमिटेड टाइम्स वो एनसीईआरटी को गो थ्रू करते हैं, खाना खाते हुए भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट कल एक बच्चे से बात हुई, बोल रहा था सर मैं तो नहाते हुए भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ता था, आपके लेक्चर देखता था। मैंने कहा बहुत बढ़िया। समझिए इस चीज को, एनसीईआरटी ही सब कुछ है और एनसीईआरटी बहुत कुछ है अगर आप उसको बहुत कुछ समझे तो। डन। तो ये सारी चीजें आपने अपने दिमाग में याद रखनी है, भूलना नहीं है। एनसीईआरटी को कई बार पढ़ना पड़ेगा, कई बार पढ़ना पड़ेगा। जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, उन क्वेश्चंस को अपना हाईलाइट कर लीजिए या उस टॉपिक को हाईलाइट कर लीजिए। और जैसे सपोज एक पेज है एनसीईआरटी का, उस पेज में लाइनें लिखी हुई हैं और आपको पता लगा, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया, आपने देखा अरे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस लाइन से आया, उस लाइन को अंडरलाइन कर दीजिए और लिख दीजिए PYQ कौन से साल में, जिस साल में वो आया है। या छोटा सा क्वेश्चन भी लिख सकते हैं वहां पर। क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत ज्यादा भर जाएगा, इसलिए बस PYQ लिख दीजिए, ताकि अगली बार जब उसको रीड आउट करें तो आपका ध्यान रहेगा कि हाँ यहां से क्वेश्चन आया है। ठीक है, टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देने दोस्त, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा करनी है। क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करें तो आंसर पीछे से टीप टाप कर आंसर नहीं करने, पहले एक बार पूरा कर लीजिए, उसके बाद आंसर की से मैच करिए। जितने भी कीवर्ड्स हैं, जितने भी फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, जितनी भी ट्रिक्स बना सकते हैं, सब कुछ अपनी एनसीईआरटी में हाईलाइट करते जाइएगा। ये सब कुछ अगर आपने किया तो मैं श्योर हूं कि आपके 360 में से 360 आ ही जाएंगे। बाकी अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं आप, तो हमारी पूरी टीम लेकर आई है आपके लिए आरंभ बैच 2025 के लिए, जो स्टार्ट होने वाला है 20 मई 2024 से। ठीक है, जिसकी टोटल प्राइस जो है वो है 3999। इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है, 2024 के जो बैच हो चुका था या 23 के जो बैच हो चुके हैं, उन सभी टीचर्स के लेक्चर ऑलरेडी वहां पर होंगे। इस बैच में आपके पास लाइव क्लासेस भी होंगी और इसी बैच में आपको आगे आने वाले जितने भी बैचेस आएंगे उनका एक्सेस भी मिलेगा। यानी पुराने बैचेस भी मिलेंगे, पास्ट में जो हो चुके हैं, प्रेजेंट लाइव क्लासेस भी मिलेंगी और अपकमिंग जितने भी बैचेस होंगे वो सब कुछ आपको इसी प्राइस में मिलेंगे। जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को भर सकते हैं या व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस व्हाट्सएप के नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। टीचर कौन से होंगे पहले मैं ये बता देता हूं। मैं पढ़ाऊंगा आपको कंप्लीट बायो। रविशंकर सर जो एलन कोटा में पढ़ा रहे हैं, है ना, अभी भी एलन में है और अभी भी एलन में है ना, तो वो एलन के बच्चे जो है उनको भी पढ़ाते हैं और अब साथ साथ आपको भी पढ़ाएंगे। ठीक है, ये पढ़ाएंगे आपको फिजिक्स और ये खुद एक IITian है। ठीक है, IIT धनबाद से इन्होंने MTech किया हुआ है, तो फिजिक्स आपको ये पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री के 2 टीचर हैं, कुलदीप गौड़ सर जिनका कुल एक्सपीरियंस जो है वो 20 साल से भी ज्यादा का है। ठीक है, सो ये आपको पढ़ाने वाले हैं बेटा जी ये आपको पढ़ाने वाले हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे और हेमंत महेश्वरी सर जो है ये आपको पढ़ाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री आपको ये पढ़ाएंगे। ये भी एलन कोटा के हैं, ये भी एलन कोटा के हैं, ये भी एलन कोटा के हैं और मैं भी अब पार्ट हूं एलन कोटा का। ठीक है, चलो ये सारे के सारे टीचर्स आपको मिलने वाले हैं, तो जल्दी से जुड़ जाइएगा मेरे साथ इस आरंभ बैच में जो स्टार्ट होने वाला है 20 मई से। ठीक है, और बस इतनी ही बात करनी है, जल्दी से जुड़ जाइएगा फटाफट, क्योंकि फिर देर हो जाएगी तो फिर बैकलॉग बढ़ जाता है। हालांकि बैकलॉग सीरीज भी है इस बैच में, लेकिन ट्राई करिए फर्स्ट क्लास से ही जुड़ जाए, है ना, फुल जोश पहली क्लास से लेकर आखिरी क्लास तक बना रहे। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका जोश स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा होता है, बीच में फिर ड्रॉप हो जाता है, फिर लास्ट में बढ़ता है। तो ये नहीं करना है, कंटिन्यूअसली आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फुल मेहनत करनी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपके साथ इस बैच में जो आरंभ नहीं, इस बार महा आरंभ होने वाला है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।